नमस्कार साथियों, मैं अंकुर पारिक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने मंच शिवी एजुकेशन अप पर करता हूं। हम लोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आगे की धाराएं पढ़ेंगे। कल हमने सेकंड चैप्टर नगरपालिका का गठन और शासन पढ़ा था, जिसके अंदर धारा 3, 4, 5 में आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम अगली 3 धाराएं पढ़ेंगे, 6, 7, 8। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ करे हुए। सेक्शन नंबर 6, नगरपालिका की संरचना। धारा 6 है नगरपालिका की संरचना। ध्यान से देखना है, नगरपालिका की संरचना। आपकी जो नगरपालिका है उसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है, नगरपालिका किन किन चीजों से मिलकर बनती है, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो नगरपालिका के अंदर 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, आपकी नगरपालिका के अंदर भैया 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स इन नगरपालिका। जिस तरीके से, जिस हिसाब से मैं ये चार्ट बना रहा हूं उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। सबसे पहले वो सदस्य होते हैं जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड। नगरपालिका के अंदर 3 प्रकार की संरचनाएं हैं। सबसे पहले वो मेंबर होंगे जिनका क्या होगा बेटा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, डायरेक्ट इलेक्शन। आपकी नगरपालिका के अंदर वो सदस्य जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरे नंबर पर वो मेंबर आते हैं जो नगरपालिका के पदेन सदस्य होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। और तीसरे नंबर पर वो सदस्य होंगे जो नगरपालिका के अंदर नॉमिनेटेड होते हैं, नाम निर्देशित होते हैं। चलिए ध्यान से देखना है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों के अंदर सबसे पहला नियम है कि नगरपालिका, जैसे हमारे विधानसभा को 200 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर डिवाइड कर रखा है, जैसे हमारे लोकसभा को, इंडियन लोकसभा को वर्तमान में 543 लोकसभा में डिवाइड है, वैसे के वैसे नगरपालिका को समान निर्वाचित क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि नगरपालिका के अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन में, डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर कम से कम 13 सदस्य होते हैं। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं? 13 सदस्य। नगरपालिका के अंदर जो प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों की संख्या होगी वो मिनिमम कितनी होगी? 13 होगी। पदेन सदस्य की जब हम बात करते हैं तो आपके नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम के अंदर आपके म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर परिषद, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम, इन तीनों के अंदर, जैसे राज्यसभा का पदेन सभापति भारत का राष्ट्रपति होता है, जैसे नीति आयोग का पदेन सभा अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, आप एक पोस्ट पर हो जिस वजह से आपको दूसरी पोस्ट अपने आप मिल जाएगी। तो याद रखना, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के मामलों में एमएलए जो होगा, उस संभावित नगर पालिका का जो एमएलए होता है वो अपने आप नगर पालिका का पदेन सदस्य भी होगा। और नगर परिषद और नगर निगम के मामले में आपका जो नगर परिषद है और आपकी जो नगर निगम है, इन दोनों मामले में एमएलए के साथ साथ जो आपका लोकसभा का सांसद है, जो लोकसभा का आपका सांसद है, जैसे सपोज करो जयपुर नगर निगम के अंदर जितने भी विधायक आते हैं वो सारे भी इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, प्लस जयपुर के अंदर जो 2 सांसद आते हैं वो दोनों सांसद भी इसके अंदर शामिल होंगे। नाम निर्देशित यानी कि नॉमिनेटेड मेंबर की जब हम बात करते हैं तो वो सदस्य होते हैं जिन्हें नगर पालिका प्रशासन के विशेष अनुभव हो। नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले,
आप अगर नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखते हो तो आप नगर निगम के सदस्य के रूप में आ जाओगे। नगर पालिका के मामले में इनकी संख्या 6 होती है। नगर पालिका के अंदर ये 6, नगर परिषद के अंदर 8 और नगर निगम के अंदर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। जिस तरीके से मैं नोट्स लिख रहा हूं उसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। जानबूझकर पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूं मैं ये टॉपिक। आपने मेरी क्लासेस देखी होगी, कई ऐसे टॉपिक है जो हम पीपीटी से भी पढ़ा सकते हैं, जैसे पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमी वगैरह, लेकिन यहां पर ये टॉपिक में जानबूझकर आपको पीपीटी से नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इसके अंदर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहां पर साफ साफ देखिए कि नगर पालिका जो होती है उस नगर पालिका में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। पर सबसे पहले वो सदस्य जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, कम से कम 13। फिर आपके पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के मामले में विधायक जी, और नगर परिषद और नगर निगम में लोकसभा के सांसद भी। नाम निर्देशित यानी कि नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले नगर पालिका के 6, नगर परिषद के 8 और नगर निगम के 12 सदस्य। अब इसके अंदर आता है नाम निर्देशित सदस्य यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उनके बारे में एक प्रावधान दे रखा है जो आपको याद रखना है। नाम निर्देशित सदस्य, जो नॉमिनेटेड मेंबर है, उन नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में बेटा एक चीज आपको याद रखनी है। नाम निर्देशित सदस्य के अंदर सबसे पहली बात तो है कि ऐसे जो नाम निर्देशित सदस्य है उनके ऊपर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के सेक्शन 24 और 35 की शर्तें लागू होगी। सबसे पहले तो सेक्शन नंबर 24, क्या है सेक्शन नंबर 24? सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं। सदस्यों के लिए साधारण निर्भरताएं, जनरल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स, और साथ साथ में सेक्शन 35 निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन, और क्या क्या है? निर्भरताएं। ये दोनों के दोनों प्रोविजन इन नाम निर्देशित सदस्यों पर भी लागू होते हैं। यानी कि आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो सेक्शन नंबर 24 और 35 जब आएंगे तब उनके अंदर हम आपको बताएंगे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स, बाकी जो मेंबर्स होते हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं, उनके लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन है एज वेल एज दैट आर एप्लीकेबल फॉर नॉमिनेटेड मेंबर्स आल्सो। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि जो राज्य सरकार है वो इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को कभी भी हटा सकती है। ठीक है, राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को कभी भी हटा सकती है। और तीसरा आपके इसमें पॉइंट आता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है इनको नगरपालिका की बैठक में ये लोग भाग ले सकते हैं। नगरपालिका की बैठक के अंदर भाग ले सकते हैं, ये लोग चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन इनको मतदान का अधिकार नहीं है, वोटिंग राइट नहीं है। जैसे आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा ना कि भारत का जो राष्ट्र प्रधानमंत्री है
वो लोकसभा सदस्य है, वो राज्यसभा के अंदर जा सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, पर वोटिंग नहीं कर सकते। निर्मला सीतारमण, ठीक है, राज्यसभा की सांसद है, वो लोकसभा में जा सकती है, डिस्कशन कर सकती है, चर्चा कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, वोटिंग नहीं कर सकती। जो हमारे ठीक है अटॉर्नी जनरल है, वो संसद के अंदर जा सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, पर वोटिंग नहीं कर सकते। एज वेल एज यही का यही नियम यहां पर भी लागू होगा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। ठीक है, एक लाइन के अंदर मैं करूं, नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास में भैया याद रखने ना, वोटिंग राइट जो मताधिकार है वो इनके पास में नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में याद रखना है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब कोई भी नगर पालिका के स्थान, ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, नगर पालिका के को अलग अलग स्थान के अंदर डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे आपकी लोकसभा को बांटा जाता है, वैसे नगर पालिका को अलग अलग स्थान पर बांटा जाएगा। किस उद्देश्य से? कि भैया वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन हो, इसके लिए आपकी नगर पालिका को अलग अलग सीट्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। इन प्रत्यक्ष निर्वाचित सीटों का टाइम टू टाइम क्या किया जाएगा? अपडेशन किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। हर जनगणना के बाद इनको अपडेट किया जाएगा। प्रत्येक जनगणना के बाद इनको अपडेट किया जाएगा। हर जनगणना के बाद इन नगरपालिका को बेटा आप क्या करेंगे? अपडेट किया जाएगा। अगर कोई नगरपालिका चल रही हो तो उस पर जनगणना का अपडेशन का प्रभाव नहीं होगा। नगरपालिका में मान लो कोई नगरपालिका है, फतेहनगर नगरपालिका, 22 नगर वार्ड है सपोज करो, अगली जनगणना के बाद हो सकता है उसमें 34 वार्ड हो जाए, लेकिन यहां पर यह पॉइंट आपको याद रखना है कि चल रही नगरपालिका पर पहले से कोई नगरपालिका चल रही होती है, ठीक है, अपडेशन का, अपडेट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जो नगरपालिका ऑलरेडी क्या हो रही हो, चल रही हो। आपको मैंने यहां पर नंबर दे रखा है 7014495956, इस पर आप कोर्स और ठीक है स्टडी मटेरियल के रिलेटेड फोन कर सकते हो, गौरव सर आपका फोन अटेंड करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो पीपी, ठीक है, हमारा एप्लीकेशन कोर्स भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर नगरपालिका के अंदर सीटों का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट यहां पर देखना है, नगरपालिका के अंदर सीटों का निर्धारण। आपकी जो नगरपालिका होती है उस नगरपालिका में किस समुदाय की कितनी सीटें होगी, तो भैया यहां पर सीटों के निर्धारण के अंदर ये पॉइंट किया जाता है। कुछ सीट होती है जिन्हें कहा जाता है अनरिजर्व, अनारक्षित सीट। सामान्य भाषा में हम इसे क्या कहते हैं? जनरल। लेकिन बेटा याद रखना, जनरल के नाम की कोई चीज नहीं होती है। अनारक्षित वो होती है जो आपके मतलब जिस पर कोई भी लड़ सकता है, SC ST वुमेन OBC जो भी है। ठीक है, इसके बाद में कुछ सीटें होगी जो महिलाओं के लिए रिजर्व होगी, कुछ सीटें हैं जो अनुसूचित जाति के लिए, कुछ सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए, और कुछ सीटें हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए। तो यहां पर सेक्शन नंबर 7 के, ठीक है, सब सेक्शन 7, सेक्शन नंबर 6 के सब सेक्शन 2 के अंदर सेक्शन नंबर 6 के सब सेक्शन 3 के अंदर है कि नगरपालिका में सीटों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। यह सीटों का निर्धारण राज्य सरकार निर्धारित करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास में यह रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि भैया आपको ये सीटें डिसाइड करनी है। राज्य सरकार ये सीटों का
डिवीजन निर्धारित करती है। ठीक है, अब यहां पर याद रखना है सीटें कितनी होगी। चौथे पॉइंट के अंदर आते हैं कि भैया अगर अपन SC ST की सीट देखें तो SC ST के अंदर एक नियम लगता है कि भैया आपका उस नगर पालिका में जनसंख्या में क्या अनुपात है। तो यहां पर इनके लिए एक नियम लिखेगा, आपके जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिल जाएगी। जितनी जनसंख्या के अनुपात में सीट, ठीक है, उनकी जनसंख्या है। जैसे सपोज करो किसी नगर पालिका के अंदर 20% SC कम्युनिटी के लोग हैं, वहां पर 40 वार्ड है, तो 100 में से 40 है, तो उस 40 में से भी 100 में से 20% है, तो 40 का भी 20% यानी कि 8 सीटें उन SC ST समुदाय के लोगों को मिलेगी। इसके बाद में यहां पर याद रखना है असली जो खेल है वो है सर पिछड़े वर्गों की कितनी सीटें होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, SC ST के लिए सीटों का निर्धारण होगा जितना उनकी जनसंख्या के अंदर सीटों का अनुपात है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत जल्दी आपको शिवी एजुकेशन आपकी शानदार जानदार जबरदस्त टी शर्ट भी मिलेगी। ठीक है, बस आपको क्लास के अंदर अटेंड करना है। ठीक है, एक लकी ड्रॉ को सीट भी मिलेगी, टिकट भी मिलेगा। ठीक है, उसको हो सकता है गांधीनगर जाने का मौका भी मिल जाए। ठीक है, चलिए, तो SC ST कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या में जितनी हिस्सेदारी है उतनी प्रतिशत भाई साहब उनको सीटें मिल जाएगी। अब आता है पिछड़े वर्गों के लिए कितनी, OBC के लिए याद रखना पिछड़े वर्ग, यहां से सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, पिछड़े वर्ग को कितनी सीट मिलेगी। तो पिछड़े वर्ग की सीट के लिए एक फॉर्मूला है, कुल सीटों का 50%, आपकी टोटल सीटें हैं उन सीटों का 50%, कुल सीट्स का 50%। इसके अंदर आपको माइनस करना है SC की सीट प्लस ST की सीट। मान लो किसी नगर पालिका के अंदर 40 सीटें हैं टोटल, 40 का 50% कितना हो गया 20, वहां पे 6 सीट मान लो SC की है, 4 सीट ST की है, तो 6 और 4 जोड़ दिया 10, 20 में से 10 गया कितना 10। तो यहां पर पिछड़े वर्ग की सीट का निकालने का एक फॉर्मूला बना रखा है इन्होंने साफ साफ कि OBC की सीट का फॉर्मूला है भाई साहब, कुल आपकी कितनी सीट है उनमें से आपको SC की सीट माइनस ST की सीट करनी है। लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर आपको एक केमिकल लोचा और है। केमिकल लोचा क्या है वो मैं आपको बताता हूं, इसके अंदर एक छोटा सा नोट दे रखा है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली नोट यह है, पिछड़े वर्गों के लिए 21% से ज्यादा सीट नहीं रिजर्व होगी। भले इस फॉर्मूले के अंदर किसी नगर पालिका में सपोज करो 5% ही SC है, 2% ही ST है, तो 5 और 2 7 हो गए, 50 में से 7 गए तो 43। ठीक है, कितनी भी संख्या हो लेकिन मैक्सिमम OBC की सीट कितने रिजर्व हो सकती है, 21% ही हो सकती है। पिछड़े वर्ग के लिए 21% से 21% से ज्यादा सीट नहीं होगी। पहली शर्त तो आपको यह याद रखनी है, किसी भी सूरत में 21% से ज्यादा सीट नहीं होगी। और दूसरा यह है, यदि किसी नगर पालिका के अंदर, यदि आपकी किसी नगर पालिका के अंदर सपोज करो SC ST के लिए 70% से ज्यादा सीटें हो, SC प्लस ST जो सीट है वो 70% से कम हो,
तब भी कम से कम एक सीट पिछड़े वर्ग के लिए जरूर रिजर्व होगी। तब भी कम से कम एक सीट पिछड़े वर्ग के लिए। समझ में आ गई बात? ध्यान से नोट करना। पिछड़े वर्ग के सीट का कुल फॉर्मूला है कुल सीट का 50% माइनस एससी और एसटी की सीट। पिछड़े वर्ग के लिए 21% से ज्यादा सीट नहीं होगी। यदि किसी नगर पालिका में एससी एसटी की कंबाइंडिंग सीट 70% से कम हो तब भी कम से कम एक सीट आपके पिछड़े वर्ग के लिए जरूर होगी। इसके बाद में याद रखना है एससी एसटी और पिछड़े वर्ग की कम से कम 50% सीटें महिलाओं के लिए जरूर रिजर्व होगी। छठा पॉइंट है आपकी जो एससी की सीटें, एसटी की सीटें और वुमेन की जो सीटें, सॉरी एससी एसटी और पिछड़े वर्ग की जो सीटें हैं, इनकी सीटों का 50% किसके लिए रिजर्व होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। समझ में आ गया बात? एससी एसटी और पिछड़े वर्ग की जो सीट है उनके अंदर 50% सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगे। और उसके बाद में टोटल भी सातवां पॉइंट क्या है? टोटल की जो सीट है, कुल जो सीटें हैं उन सीट का भी 50% किसके लिए रिजर्व होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। एससी एसटी पिछड़े वर्ग की 50% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व और टोटल की जो 50% सीटें हैं that are also रिजर्व फॉर वुमेन। तो महिलाओं के लिए रिजर्व क्या है? एससी एसटी और कुल सदस्य संख्या। अब इसके बाद में आपके आता है कि सर एससी एसटी और पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब तक मिलेगा? आठवां पॉइंट है कि भैया आपके एससी को, आपके एसटी को और आपके पिछड़े वर्ग को आरक्षण कब तक मिलेगा? तो इसका आंख बंद करके आप आंसर लिख देना, जब तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 है। कई लोग कहते हैं सर आरक्षण कब तक मिलेगा, आरक्षण कब तक मिलेगा। ठीक है, वैसे आरक्षण पर डिबेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिसको मिल रहा है वो कहेंगे कि आरक्षण अच्छी चीज है, जिसको नहीं मिल रहा है वो कहेंगे नहीं है। लेकिन एज ए पॉलिटिकल साइंस टीचर, एज ए मतलब रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं ये कहूंगा कि आरक्षण भारत में तब तक मिलेगा जब तक भारतीय संविधान में छुआछूत या अस्पृश्यता है। इससे पहले कि आप मुझे कुछ भी उपाधि दें कि इसको मिलता होगा, इसने इसको पसंद आ रहा है, मैं बता दूं मैं जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज से आता हूं, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि भारतीय समाज में आज भी ऐसे कई उदाहरण है जहां पर घोड़े से दुल्हे को उतार दिया जाता है क्योंकि तथाकथित ऊंची जाति के लोगों के सामने से बारात जा रही होती है। आज भी हमारे समाज के अंदर छुआछूत, अनटचेबिलिटी मौजूद है। जब तक भारतीय समाज अनुच्छेद 17 का सही ढंग से पालन नहीं करता है तब तक अनुच्छेद 16(4) या किसी भी प्रकार का आरक्षण संविधान से नहीं हटेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब भैया इसके अंदर आगे आपका है कि जो चुनाव होंगे उनके लिए एक प्रॉपर मेथड होगा। ठीक है, 9वां पॉइंट है इलेक्शन के लिए एक अच्छा, एक प्रॉपर मेथड तय किया जाएगा, एक पद्धति तय की जाएगी। चलिए मैं आपको बता देता हूं सेक्शन आपके पूरा का पूरा संविधान का अनुच्छेद नगर पालिका अधिनियम का धारा 6। नगर पालिका में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन जिसके अंदर कम से कम 13 सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य जिनके अंदर आपके नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में एमएलए आते हैं।
और नगर परिषद नगर निगम में एमएलए के साथ साथ एमपी भी आएंगे। नॉमिनेटेड मेंबर में नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव रखने वाले, ठीक है, नगर पालिका से 6, नगर परिषद से 8, नगर निगम से 12 सदस्य। नाम निर्देशित सदस्य के लिए सेक्शन 24 और सेक्शन 35 की निर्भरता लागू होगी। राज्य सरकार इन्हें कभी भी हटा सकती है। नगर पालिका की बैठक के अंदर ये भाग ले सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं, पर इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होते हैं। इसके बाद नगर पालिका में स्थान का जो निर्धारण होगा प्रत्यक्ष निर्वाचन से, इसको अपडेट किया जाएगा हर जनगणना के बाद। लेकिन चल रही नगर पालिका पर अपडेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नगर पालिका में सीटों का जो निर्धारण हो रहा है उससे राज्य सरकार करेगी। अनरिजर्व, अनारक्षित या जनरल, वुमेन, एससी एसटी पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का निर्धारण किया जाएगा। एससी एसटी के अंदर जनसंख्या के अनुपात में सीटें निर्धारित होगी। पिछड़े वर्गों की जो सीट है उसके लिए नियम है कुल सीटों का 50% माइनस एससी एसटी की कंबाइंड जनसंख्या। इसके अंदर एक पॉइंट आपको याद रखना है, पिछड़े वर्ग के लिए 21% से ज्यादा सीटें नहीं होगी। यदि किसी नगर पालिका में एससी एसटी की टोटल जनसंख्या 70% से कम हो तब भी एक सीट पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्व होती है। एससी एसटी पिछड़े वर्ग की जनसंख्या का 50% महिलाओं के लिए रिजर्व होगा। टोटल सीट्स का 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। एससी एसटी पिछड़ा आरक्षण कब तक है? तो भैया इसका आंसर है जब तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद 334 मौजूद है। सेंटर जिस दिन हटा देगा, ठीक है, जब तक भारतीय संविधान में आर्टिकल 334 मौजूद है। अब आर्टिकल 334 क्या है? लोकसभा और विधानसभा के अंदर, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण वहां पर आर्टिकल 334 में मौजूद है। ठीक है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी का रिजर्वेशन है, लेकिन यहां पर एससी एसटी के साथ में ओबीसी भी है। समझ में आ गया? चलिए, ये मैंने आपको पूरी की पूरी सेक्शन नंबर 6 बता दी। अब आपके सेक्शन नंबर 7, ठीक है, थोड़ा सा कठिन जरूर है, थोड़ी सी नई चीज है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान में जितनी वैकेंसी आती है, ठीक है, बाहर के स्टेट वाले बच्चों के लिए भी है, उन सब में सबसे अच्छी वैकेंसी है ये नगर पालिका ईओआरओ। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात है पता है किसको पढ़ना है। हमारे पास लिमिटेड सिलेबस है और अच्छा टाइम है। अगर हम मेहनत करें, शिद्दत से करें, तो ईओआरओ आप बन सकते हो। मैं आपका पूरा साथ दूंगा। ये अंकुर पारिक केशवी एजुकेशन हब आपके साथ में है, कतई घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 7 पर। धारा 7 आती है भैया पदावधि। आपकी नगर पालिका का टर्म कितना होता है, किस समय तक नगर पालिका बनी रहेगी? तो यहां पर याद रखना है, साफ साफ लिखा हुआ है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। हम सोचते हैं 5 साल तक, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो ऑप्शन में आता है चुनाव से 5 वर्ष, पुरानी नगर पालिका के विघटन से 5 वर्ष, इलेक्शन रिजल्ट से 5 वर्ष, या पहली बैठक से। तो यहां पे आएगा 5 ईयर फ्रॉम फर्स्ट सिटिंग। नगर पालिका के अंदर जो पहली बैठक होगी उससे अगले 5 वर्ष तक आपकी नगर पालिका का अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। पहली बैठक से जो 5 वर्ष तक आपकी नगर पालिका बनी रहेगी। अगर नगर पालिका विघटित हो जाती है, अगर सपोज करो कि नगर पालिका विघटित हो गई, यदि आपकी जो नगर पालिका है वो समय से पहले विघटित हो गई, डिजॉल्व हो गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? री इलेक्शन होगा, पुनर्निर्वाचन होगा। ऐसी स्थिति में आपकी नगर पालिका में
री इलेक्शन होंगे, और री इलेक्शन के बाद जो नई नगर पालिका बनती है वो सिर्फ और सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही बनती है। सिर्फ और सिर्फ बचे हुए समय के लिए ही बनती है। सपोज करो कि आपकी नगर पालिका 2 साल बाद रिलेक्शन हुआ, रिलेक्शन का रिजल्ट आते आते 4 महीने और लग गए, तो जो नई नगर पालिका होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल 8 महीने के लिए ही होगी। सेक्शन नंबर 7 के अंदर आता है पदावधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक। ठीक है, नई नगर पालिका का निर्वाचन बचे हुए समय के लिए ही होगा। ठीक है, बचे हुए समय के लिए। और आखिरी जो आज की क्लास के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी क्लास को आज जल्दी फ्री करूंगा क्योंकि मुझे खुद को कहीं जाना है, और प्लस आज आपको, ठीक है, अगला जो सेक्शन नंबर 9 है वो मेरे हिसाब से नई दिन से ही हमें पढ़ना चाहिए। सेक्शन नंबर 8 है नगर पालिका शासन का नगर पालिका में निहित होना। ध्यान से देखना, सेक्शन नंबर 8 है नगर पालिक शासन का नगर पालिका में निहित होना। सिंपल सी बात इसके अंदर लिख रखी है कि नगर पालिका का जो शासन होता है वो नगर पालिका में निहित होता है। जिस तरीके से हम पॉलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन स्टेट रिमेन इन वेस्ट इन प्रेसिडेंट, या एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन रिमेन वेस्ट इन प्रेसिडेंट। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। उसी तरीके से नगर पालिका शासन नगर पालिका में निहित होता है। किसके माध्यम से? तो वो याद रखने ना, नगर पालिका अध्यक्ष के माध्यम से। समझ में आ गया? ये आपके मैंने सेक्शन नंबर 8 बता दिया है। चलिए, तो अब आपकी क्लास को मैं विराम देता हूं। यहां पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? जो यूट्यूब का ही नाम है, शिवी एजुकेशन हब। शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपको अगर कोर्स हमारे चाहिए, जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है, इन एप्लीकेशन शिवी एजुकेशन हब इसी नाम से ऐप भी है। ठीक है, हमारे नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं 701444, ठीक है, 95956। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 70 144 95 95 6। ये गौरव सर के हैं। और अगर आप चाहें कि मुझसे डायरेक्ट आपको बात करनी है, 9636674763। ठीक है, कई बार ये हो सकता है कि हम फोन ना उठाएं, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्लासेज वगैरह रहती है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी सेक्शन 9 से। ठीक है, तब तक के लिए अपना, अपने चाहने वाले, अपने हिंदुस्तान का ख्याल रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण।